तो इस वीडियो में जो हमारा कुछ बचा हुआ रह गया था, इस वीडियो में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल एग्री गाइडेंस के साथ। तो आप हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो है बाद में अपलोड हुआ है, लेकिन मैंने इसे उसी टाइम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि फिर से लिखना मिटाना बहुत ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है, डिफ़िकल्ट कठिन काम होता है। तो मैंने इसे अभी उसी टाइम पूरा कर लिया था, लेकिन आपको ये जो वीडियो मिला है वो थोड़ा लेट में मिला है, पार्ट 2। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधा वैरायटी पे। वैरायटी जो है एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप वैरायटी से भी पूछे जाते ही हैं, और आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा वो वैरायटी है, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में ये वीडियो जो है आपका समाप्त हो जाए, यानी कि अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके पास एक शॉर्ट टाइम में, कम समय में पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वैरायटी की, और वैरायटी में हाइब्रिड वैरायटी की। और हाइब्रिड वैरायटी में भी, उसमें भी हम सब बात करेंगे कि फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ माइज, यानी कि मक्का का जो है सबसे पहला कौन कौन सा हाइब्रिड वैरायटी रिलीज हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट हाइब्रिड जो माइज है उसमें है गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन, उसके बाद रंजीत। ये सारे चारों वैरायटी जो है वो मक्का की सबसे पहली हाइब्रिड किस्म है। इन वैरायटी को तो आपको याद रखना ही है। इन वैरायटी को याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा मक्का का जो है पहला हाइब्रिड है, तो इसको आप याद रखें। उसके बाद आते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी हैं, जैसे कि आपका हो गया हाई स्टार्च, हो गया। उसके बाद संगम हो गया, और उसके बाद आप जो सबौर से जो वैरायटी रिलीज किया गया उसको तो आप अवश्य ही याद रखें। सबौर से जो वैरायटी रिलीज किया गया वो कौन है? सबौर हाइब्रिड माइज 2, यानी कि SHM1। उसके बाद इसी प्रकार है DHM, यानी कि डबल क्रॉस हाइब्रिड माइज, ये है 117। तो ये वाला तो आप याद रखेंगे। संगम भी बहुत बार जो है पूछा जा सकता है, ये संगम की किसकी वैरायटी, ये पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद इसके अलावा भी आप कौन कौन सी वैरायटी है, तो QPM, यानी कि क्वालिटी प्रोटीन माइज। ये जो क्वालिटी प्रोटीन माइज 1 से लेकर के 9 तक, QPM1, QPM2, QPM3, इसी प्रकार से करके। और उसके बाद है आपका VQPM, यानी कि विवेक क्वालिटी प्रोटीन माइज, ये है आपका 9। तो इन सब जितने भी वैरायटी मैंने यहाँ पे बताया है, उन सबको आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कंपोजिट वैरायटी पे। उसके बाद हम लोग कंपोजिट के बारे में हम लोग यहाँ उतना डिटेलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आप याद रखिए कि ये अलग अलग प्रकार की वैरायटी है। यदि आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो हमारा अगला जो लेक्चर होगा ये क्लासिफिकेशन वाला, उसमें मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि जो है कंपोजिट वैरायटी क्या होती है, सिंथेटिक वैरायटी क्या होती है, डबल क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको, या टॉप क्रॉस क्या होता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको अगले सेशन में जब हमारा ये क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग डील करेंगे। उसके बाद आते हैं कंपोजिट वैरायटी पे। तो कंपोजिट वैरायटी में आपका कौन कौन है, तो आपका है हेमंत, विजय, उसके बाद विक्रम, जवाहर,
किसान, सोना, ये सारी वैरायटी जो है आपकी कौन सी है? कंपोजिट वैरायटी। देवकी, सुवान, लक्ष्मी, ये सारी जो वैरायटी है कौन सी वैरायटी है? कंपोजिट वैरायटी है। और इसमें हाँ हाइब्रिड में एक और भी हम बताना भूल गए जो कि इम्पोर्टेंट है, रतन। रतन जो वैरायटी है वो हाइब्रिड वैरायटी है। और कंपोजिट वैरायटी मैंने ये सारा बताया, ये सारे जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप कंपोजिट वैरायटी जो भी है याद रखेंगे। उसके बाद क्योंकि मैंने भी याद करके ही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो है आपको किताब से देख के बता रहा हूँ, मैंने खुद भी याद किया है, क्योंकि हमको भी जो है इन सब चीज़ों के बारे में एग्जाम देना होगा। उसके बारे में हम लोग आएंगे सिंथेटिक वैरायटी में। तो सिंथेटिक वैरायटी में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ एक वैरायटी याद रखना है। वो कौन आपको याद रखना है? तो अम्बेर। सिंथेटिक वैरायटी में आपको कौन सा याद रखना है? अम्बेर याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो वैरायटी की बात हो गई। उसके बाद क्वालिटी प्रोटीन माइल्स अभी भी बचा हुआ है, तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, क्वालिटी प्रोटीन माइल्स सबसे लास्ट में। तो अभी हम देख लेते हैं, ये आपने देख लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में। यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि आप माइल्स लिए, उसके बाद आप क्या लगाएंगे और उसके बाद आप क्या लगाएंगे। तो यानी इन चीज़ों को आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बनने के चांस है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से बहुत देखिए रेयर चांस है, बहुत ही कम चांस है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बने। तो क्रॉपिंग पैटर्न में मक्का के बाद आप आलू ले सकते हैं, उसके बाद मक्का के बाद आप आलू ले सकते हैं, आलू के बाद आप बीट ले सकते हैं, उसके बाद मक्का के बाद आप बरसीम ले सकते हैं, मक्का के बाद आप चिकपी ले सकते हैं। और ये दोनों और ये सारा जो है ये फसल का कॉम्बिनेशन होता है कि किसके बाद किसको लेने से ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आप ले सकते हैं, ये इसको आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग है, ये भी आप याद रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन याद रखेंगे तो अच्छा ही होगा। और उसके बाद है हमारा मेज। इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है कि दो रो है तो उसके बीच में आप कौन सा क्रॉप ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है? आपका फसल लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है। तो ये जो खाली स्थान बच जाता है बीच में, उसके बीच में आप जो है कौन किस प्रकार के क्रॉप ले रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब बीच में क्रॉपिंग करना, बीच में फसल लगाना। तो इंटरक्रॉपिंग के बीच में, माइल्स के बीच में आप सोचिए कि और किस प्रकार के फसल ले सकते हैं। तो जो मेनली रूप से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि आप ग्राउंडनट ले सकते हैं जो कि ज़मीन में जा कर के बनता है, तो उसके बाद आप सोयाबीन ले सकते हैं, उसके बाद आप ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग लगा सकते हैं। मूंग का पौधा भी छोटा ही होता है, ग्राउंडनट का पौधा भी छोटा ही होता है। उसके बाद आप रेड ग्राम यानी कि चिकपी यानी कि बोले तो हिंदी में चना, चना का भी आप खेती आराम से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है लोबिया। लोबिया का ज़्यादा फैलने वाला वैरायटी नहीं, जो छोटा वाला वैरायटी होता है बौना वाला, वो आप क्या कर सकते हैं? मक्का में आसानी से ले सकते हैं। नहीं तो ये आप ज़्यादा लतड़ वाला लीजिएगा तो क्या होगा कि माइस पे जाकर के चढ़ जाएगा। तो आप बौना किस्म वाला ले सकते हैं। तो ये सब याद रखिए, नहीं भी याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं, सीधा आते हैं सोइंग टाइम पे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? सोइंग टाइम। तो सोइंग टाइम कुछ भी नहीं है, यानी कि जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। यानी कि जो आपका देखिए मक्का जो है तीनों सीजन में लगाई जाती है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा मक्का लगाया जाता है? तो रबी मक्का लगाया जाता है। तो इसको भी याद रखें कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा मेज लिया जाता है, कौन सा सीजन में लिया जाता है? तो रबी में लिया जाता है। और खरीफ में भी इसे लिया जाता है, गर्मी के दिनों में भी जहाँ ये पानी उपलब्ध है, सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ भी ले सकते हैं। ऐसे ये इसकी कम पानी की इसे ज़रूरत पड़ती है।
तो जैसे कि जून जुलाई में लगाएं तो वो अक्टूबर नवंबर में जाकर के समाप्त हो गया, खरीफ फसल हमारा खत्म हो गया। उसके बाद अब अक्टूबर नवंबर में खत्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे और जाके हमारा ये फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगा। और फिर फरवरी मार्च में जब कटाई हुआ तो फिर हम सोइंग करेंगे और फिर जब जून जुलाई में हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे और फिर जून जुलाई में जाकर के लगाएंगे। तो ये हमारा जो साइकिल होता है वो क्या होता है, चलते रहता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो खरीफ सीजन है वो खरीफ में लगेगा तो खरीफ का सोइंग का क्या टाइम होता है इसके बारे में याद रखें, बिकॉज हार्वेस्टिंग के बारे में याद रखें, ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं इरिगेशन माइज, इरिगेटेड माइज। इरिगेटेड माइज क्या होता है, इरिगेटेड मेज क्या होता है, मक्का क्या होता है। इरिगेटेड मतलब होता है कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध, सिंचित मक्का, यानी कि जहाँ पर जब हम चाहें आसानी से क्या कर सकते हैं, पानी से पटा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इरिगेटेड माइज। तो हमारा पूरा जो इंडिया का खेत है, जो लैंड है, वो क्या होता है कि इरिगेटेड सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम जगहों पे उपलब्ध है। तो सिंचाई की व्यवस्था जो मात्र कितना है आपका 22% भूमि ही क्या है, मक्का का 22% भूमि ही सिंचित भूमि है और जो भी है वर्षा आधारित खेती वहाँ पे की जाती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट मैंने बहुतों बार आप लोगों को बताया है, जब मैं आपको राइस पढ़ा रहा था उस टाइम बताया, जब मैं आपको ये व्हीट यानी कि गेहूं पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, थीरम, कैप्टान, कार्बेंडाजिम, बैविस्टिन, यही सारी हम लोग क्या करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सीड ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाएगा, थीरम, उसके बाद हो गया आपका कार्बेंडाजिम, उसके बाद आपका क्या हो गया, ये कार्बेंडाजिम हो गया, थीरम हो गया, और क्या होता है एक 22 दिन से आप ये यूज कर सकते हैं कैप्टान, कैप्टान या ये यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बाविस्टिन भी है, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, केमिकल्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सीड को उपचारित करते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि ना लगे। ये हो गया सीड ट्रीटमेंट। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है सीड रेट। सीड रेट से पहले बार भी क्या हुआ है कि क्वेश्चन पूछा गया है बीसीसीई में, बीएचयू हो, आईसीआर हो, जेट हो, यूपी कैडेट हो, सीड रेट से क्वेश्चन आते ही। तो सीड रेट आप जरूर याद रखें। और फोडर माइज का क्या होता है, हाइब्रिड माइज का क्या होता है, और कंपोजिट माइज का क्या होता है। तो फोडर माइज का जो सीड रेट होता है वो कितना होता है, फोडर माइज का ज़्यादा सीड रेट होता है, क्योंकि इसका मेन हमारा इंटेंशन क्या ये होता है, मेन इरादा हमारा ये होता है कि हमको ज़्यादा मात्रा में चारा उपलब्ध हो। यदि हम दूर दूर पे बोएंगे तो क्या होगा, चारा ज़्यादा बनेगा, नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो ये स्पेसिंग है वो घटा देते हैं, बहुत ही कम रखते हैं, और इसका सीड रेट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छा खासा चारा उपलब्ध हो सके। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फोडर माइज में 40 से 50 केजी, कितना 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग क्या करते हैं, सीड रेट लेते हैं। उसके बाद है हमारा हाइब्रिड माइज। तो हाइब्रिड माइज में क्या होता है, इसका जो सीड रेट पूछा गया, इसी का सीड रेट जो हाइब्रिड माइज का ही जो सीड रेट आपका ये बीसीसीई एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो हाइब्रिड माइज का जो सीड रेट होता है वो कितना होता है, 20 से लेकर के 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से जो होता है हाइब्रिड माइज की बुआई की जाती है। उसके बाद है कंपोजिट माइज। तो माइज का यहाँ से सीड रेट पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि अगला एग्जाम में आपसे फोडर के बारे में पूछ लिया जाए। फोडर मतलब जो चारा के लिए हम लोग ये लगाते हैं, मक्का लगाते हैं। उसके बाद है हमारा कंपोजिट माइज।
हो सकता है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यदि सीड रेट पूछा जा रहा है तो कहीं से भी किसी का भी सीड रेट आपसे पूछा जा सकता है। तो कंपोजिट माइज का कितना होता है, यहाँ सीड रेट जो होता है कंपोजिट माइज का 15 से लेकर के 18 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। तो आप इस चीज को याद रखें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग से भी आपका क्वेश्चन रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि स्पेसिंग कितना होता है, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा भी चुके हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो स्पेसिंग जो इसका कितना होता है 60 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब होगा कि 60 सेंटीमीटर यानी कि इसके बीच, यानी कि एक रो यहाँ हम लोग लगा रहे हैं, एक रो यहाँ लगा रहे हैं, तो इसके बीच जो होगी, इसके बीच जो दूरी हुई वो कितना होगी 60 सेंटीमीटर की होगी। ये हो गया आपका रोड टू रोड डिस्टेंस, यानी कतार से कतार की दूरी कितना हो गई 60 सेंटीमीटर। और जो आपका प्लांट लगेंगे वो कितने बनेंगे, उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 20 से 20 सेंटीमीटर। यहाँ एक प्लांट लगाए हैं, यहाँ एक प्लांट लगाए, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो आपको अब पता चल गया होगा कि कतार से कतार की दूरी क्या होती है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्या होती है, 60 इंटू 20। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट यानी कि हम लोग बात करेंगे किसकी, NPK की, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप यदि फार्म यार्ड मैन्योर डालना चाहते हैं तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपने खेतों में। तो फर्टिलाइजर के लिए हम लोग यहाँ कितना लेते हैं 120 इंटू 60 इंटू 40 केजी NPK प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग डालते हैं। और उसके बाद एक चीज और है कि जिंक भी हम लोग क्या करते हैं, जिस सॉइल में जिंक की कमी होती है, जिंक की डिफिशियंसी होती है, वह हम लोग जिंक अप्लाई करते हैं। तो कितना केजी प्रति हेक्टेयर की दर से अप्लाई करते हैं, तो हम लोग 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसका मृदा में अप्लाई करते हैं, यानी कि मिट्टी में मिलाते हैं। तो कितना जिंक यानी कि ZnSO4 के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ डालते हैं, यानी कि जिंक सल्फेट को कितना डालते हैं हम लोग 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट डालते हैं मिट्टी में। यदि हमको क्या करना हो कि स्प्रे करना हो, यानी कि छिड़काव करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि 0.5% यानी छिड़काव यदि करना हो तो कितना हम लोग डालते हैं 0.5% के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि इसका छिड़काव करते हैं पौधों पर। पौधा जब बड़ा बड़ा हो गया रहता है तब। और हम इसको मृदा में कब मिलाते हैं, जब लास्ट बार जुताई करते हैं उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं कि 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से अप्लाई करते हैं। उसके बाद है क्रिटिकल स्टेज। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि बताइए कि कौन कौन सा अवस्था यानी कि क्रांतिक अवस्था, कि बताइए कि मक्का में कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। तो मक्का में जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं वो 2 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। अब क्रांतिक अवस्था के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्रांतिक अवस्था क्या होती है। जब क्या होता है कि प्लांट यंग होता है, प्लांट बहुत जवान होता है, तो उस टाइम क्या उसका जो पत्ती होती है, बहुत सारा फोलिएज होता है, बहुत सारा उसमें लीव्स निकलते हैं, बहुत सारा उसमें पत्ती निकलते हैं। और बहुत सारा जब किसी प्लांट का पत्ती होगा तो ये नॉर्मल सी बात है कि उससे जो इवेपोट्रांसपायरेशन होगा, यानी कि वो जो पानी खींचेगा जमीन से, और वो क्या होगा कि उसके बाष्प बन करके कहाँ उड़ेंगे, वो आपके वायुमंडल में उड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा पत्तियाँ रहेगी उतना ज़्यादा आपका इवेपोट्रांसपायरेशन होगा, बाष्पोत्सर्जन होगा। तो उससे क्या होगा कि पानी का लॉस ज़्यादा होगा। अब जब पानी का लॉस ज़्यादा होगा तो अब वो यंग है, यदि उस स्टेज में उसको क्या मिलता है कि पानी सही से नहीं मिल पाता, तो क्या होगा कहीं ना कहीं जा करके उसको लॉस होगा। और वो लॉस को जो उस स्टेज में होगा आप उसका फिलअप कभी नहीं कर सकते।
वो आपका यील्ड को बहुत ज़्यादा 40 से 50% तक भी घटा सकता है। और उसका आप ऐसा नहीं कि बाद में ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर दिए और भी बहुत सारा चीज़ ला करके उसमें डाल दिए, तो ऐसा नहीं कि आपका यील्ड जो है बढ़ जाएगा, उसका भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब क्रांति की अवस्था आती है, क्रिटिकल स्टेज आता है, उस टाइम आपको इरिगेशन देना ही देना है। जैसे कि मैंने आपको ये वीट के केस में बताया था CRI अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो 22 दिन पे आती है, तो उसमें भी आपको क्या करना है कि इरिगेशन देना ही देना है। आप किसी अवस्था में मत दीजिए, लेकिन उस अवस्था में उसको चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग दो अवस्था की बात करेंगे, एक होता है इसमें टेसलिंग और दूसरा होता है इसमें सिल्किंग। तो सबसे पहले मैं टेसलिंग और सिल्किंग आपको समझा देता हूँ कि टेसलिंग और सिल्किंग क्या होती है, उसके बाद मैं आपको आगे ले जाऊँगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। तो माइस का प्लांट मान लीजिए कि ऐसे होता है, ये इसमें जड़ें हैं, उसके बाद एक ऐसे होता है, उसके बाद एक ऐसे होता है, उसके ऐसे होता है, सबसे ऊपर में जा करके देखेंगे। और उसमें क्या होता है कि वाइट वाइट बहुत सारे छोटे छोटे आपको कण दिखाई देंगे, वाइट वाइट इस प्रकार से। तो ये सारे जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इसमें क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। ये आपका एंथर रहता है, परागकोश रहता है, उसमें क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। तो और ये तो हो गया आपका टेसल। उसके बाद हम लोग आते हैं सिल्किंग। तो कोक जो निकलता है, यानी कि मक्का की जो बाली निकलती है, वो कहाँ से निकलती है, वो यहाँ से निकलती है। और यहाँ से देखेंगे कि क्या होगा कि बहुत सारा ये सिल्क जैसा, यानी कि रेशम के जैसा आपका लटके हुए नजर आए। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्किंग, यानी कि धागे नुमा जैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं मूछे बन जाना। तो सिल्क के नुमा यानी कि धागे, सिल्क के धागे यानी कि रेशम के धागे की जैसी समान आपको संरचना दिखाई देगी मक्का के बाली से निकलते हुए, कोप से निकलते हुए। मक्का की जो जिसपे ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप बोलते हैं। तो यहाँ आपको देखेंगे बहुत सारे रेशम धागे जैसी संरचना दिखेगी जो बाहर लटकी हुई रहती है। वो और कुछ नहीं रहती, वो बल्कि क्या रहती है, आपका वर्तिका रहती है। और वही क्या करती है, यहाँ से जो है पोलन ग्रेन आकर के इस पे गिरता है और क्या करता है कि इसको फर्टिलाइज करता है, और यहीं से फिर क्या होता है कि ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और मक्का में जितने यहाँ से रिसेप्टिकल निकले होंगे, जितने भी ये परागकण को ग्रहण करने वाले निकले हुए होंगे, उतना ही आपका क्या होगा कि ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, उतना ही आपका दाना बनेगा। तो ये तो हो गया सिल्किंग और टेसलिंग। तो सबसे पहले क्या निकलता है, सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट निकलता है, सबसे पहले टेसलिंग होता है, उसके बाद में जाकर के हमारा क्या होता है, सिल्किंग होता है। तो सबसे पहले एक नंबर पे क्या होता है, टेसल निकलता है, टेसलिंग। ये क्या है, हमारा क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज। उसके बाद दूसरा हमारा हो गया सिल्किंग। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार many times has been asked in entrance exam and other agriculture related competitive examination। तो इसको जो है आप याद रखिए, ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारा क्रॉप का भी पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं बीड मैनेजमेंट में। तो बीड मैनेजमेंट क्या है, एक है हमारा प्री इमरजेंस और एक है हमारा पोस्ट इमरजेंसी। और उससे पहले जो है मैं कुछ वैरायटी जो है याद आ रहा है, तो मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसमें जो है कंपोजिट वैरायटी में क्या है, माधुरी हम जो है हमसे छूट गया, तो माधुरी को भी आप याद रखेंगे, माधुरी को भी, ये इसको आप क्या करेंगे, माधुरी जो है कंपोजिट वैरायटी, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है क्या, मैंने यहाँ हाइब्रिड में बताया, इस यहाँ पे गंगा सफेद नहीं बताया, तो गंगा सफेद को भी आप याद रखेंगे। गंगा सफेद और गंगा 101, जिस प्रकार से गंगा 1 है, गंगा 101 है। और उसी प्रकार से जो हाइब्रिड माइज है, वो फर्स्ट हाइब्रिड माइज नहीं था, मेज नहीं था, लेकिन जैसे कि गंगा 2 हो गया, गंगा 3 हो गया, गंगा 5 हो गया, गंगा 7 हो गया, ये भी क्या होते हैं कि पूछे जा सकते हैं। GANG, गंगा 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, ये भी क्या है, हाइब्रिड मक्का है। तो कुछ चीज़ें मैं भी ऐसा नहीं, कभी कभी भूल भी जाता हूँ, तो जो भी याद आएगा, कुछ भी इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद आएगी तो मैं बताते रहूँगा।
उसके बाद ये यहाँ तक हम लोग कर लिए। हाँ, आते हैं हम लोग बीड मैनेजमेंट। बीड मैनेजमेंट मतलब खरपतवार का नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे। तो खरपतवार आप लोग क्या कर सकते हैं, हाथ से उखाड़ के भी मैनुअली क्या कर सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं। आप खुरपी कुदाल से भी उसको उखाड़ करके फेंक सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी आप लोग क्या करना चाहें कि उसे केमिकल के थ्रू, उसे आप रसायन के थ्रू मारना चाहें तो कौन कौन सा हम इसमें यूज करते हैं। तो इसमें प्री इमरजेंस, एक होता है प्री इमरजेंस और दूसरा होता है पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस मतलब क्या होता है कि आपका बीड नहीं निकला, यानी कि आपका खरपतवार मिट्टी के ऊपर नहीं आता है, उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, दवा को छिड़क देते हैं, ताकि जो भी अंदर में क्या है ऊपर आ रहा हो धीरे धीरे करके वो नष्ट हो जाए। तो प्री इमरजेंस का हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं, ये सोइंग से 5 से 6 दिन की बात करते हैं, या 8 दिन की बात करते हैं, 8 दिन से ज़्यादा नहीं, 8 दिन की क्या करते हैं, 8 दिन से मतलब 8 दिन के अंदर ही सोइंग किए। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर हमको क्या करना है, जैसे कि सोइंग किए तो पानी देंगे, तो पानी देंगे तो क्या होगा, बीड भी क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, वो भी ऊपर आने की कोशिश करेगा, वो भी बढ़ेगा। तो उस टाइम हम लोग उसको इनिशियल स्टेज में ये दवाई डाल देते हैं, और ये मक्का को कोई हानि नहीं पहुँचाता है, ठीक है, मक्का का किसी प्रकार का ये हानि नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ये सेलेक्टिव है, जानता है कि हमको किसे मारना है और किसे नहीं मारना। तो प्री इमरजेंसी में बात करें तो इसमें आता है आपका एट्राजीन, सीमाजीन, एट्राजीन सीमाजीन इसमें आते हैं। और सीमाजीन जो है ये मुख्य रूप से इसमें उपयोग किया जाता है, मक्का के खेत में बीड मैनेजमेंट के रूप में सीमाजीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग करें पोस्ट इमरजेंस की बात। तो पोस्ट इमरजेंस में आप क्या ले सकते हैं, पोस्ट इमरजेंस में 2,4-D सोडियम साल्ट, इसका आप लोग पोस्ट इमरजेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। और भी है, प्रोपेनिल है, ये सारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं पोस्ट इमरजेंस के रूप में। तो आप एक ही याद रखें। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्टिंग कब करेंगे, उसके लिए हम लोग निर्धारित करते हैं कि उसमें कितना मॉइस्चर होना चाहिए, कितना नमी प्रतिशत होना चाहिए। तो मॉइस्चर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। और जब क्या होता है कि मक्के की जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लगती है और वो नीचे गिरने लगती है, सभी एक साथ पीली पड़ने लगे और नीचे गिरने लगे, तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब जो है इसका टाइम आ गया है। ऐसे ही हम लोग गांव में ये क्या करते हैं कि उनको तो ऐसा नहीं है कि वो नापते हैं जाकर के कितना मॉइस्चर है, ये सब तो नहीं नापते हैं। लेकिन जहाँ पे क्या होता है, जो प्रोफेशनल सीड ब्रीडर होते हैं, जो सीड को बेचते हैं, यानी कि सोइंग करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो प्रॉपर चेक करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के लिए जो आपका होना चाहिए वो मॉइस्चर कितना होना चाहिए, यानी कि जिस टाइम आप वो प्लांट से कोब को यानी कि मक्का को बाली को अलग कर रहे होंगे, तो उस टाइम ये जो चाहिए 20% मॉइस्चर, ये हो गया आपका हार्वेस्टिंग। यानी कि आप कब करेंगे हार्वेस्टिंग, जब मक्का में 20% नमी रह जाए तब। उसके बाद है हमारा स्टोरिंग, यानी कि अब ये क्या कर लिए, हार्वेस्ट तो कर लिए, लेकिन अब स्टोर कब करेंगे, स्टोर कितना मॉइस्चर पे करेंगे। तो स्टोर जो है हम इसको कितना मॉइस्चर पे करते हैं, 10 से 12% मॉइस्चर आते हैं, तब हम लोग जाकर क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन में, लेकिन मिट्टी का कोठी होता है, पहले जमाना में बहुत रहता था, अब तो जो है रेडीमेड टीना वाला चल गया है, चदरा वाला चल गया है, तो उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, आपका मिट्टी का ही बर्तन है, जो सूती वाला बोरा होता है, गनी बैग होता है, वही ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है कि किसान लोग तो नापते नहीं है कि कितना मॉइस्चर है, तो उसमें क्या होता है कि यदि आप कोठी में रखते हैं तो क्या होता है, कोठी जो मिट्टी होता है वो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ रहता है, ड्राई रहता है। तो सूखा हुआ रहने के कारण यदि मॉइस्चर परसेंट क्या हुआ रहेगा कि आपका ग्रेन में, आपका अनाज में ज़्यादा रहेगा, तो कोठी धीरे धीरे उसको क्या करेगी, वो सोख लेगी। और क्या होगा कि इससे होगा आपका जो भी बैक्टीरिया है, फंगल है, इसका इन्फेक्शन क्या होगा, ग्रेन में नहीं होगा।
और गनी बैग भी वही काम करती है, जो भी आपका जो मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो क्या होती है कि मॉइस्चर जो होती है धीरे धीरे वो गनी बैग यानी कि सूती वाला बोरा जो होता है वो धीरे धीरे टांग लेता है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिटी प्रोटीन माइज का। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कौन कौन सा चीज है, अब देखिए हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, मक्का के बारे में कि 70% जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, 10% प्रोटीन होता है, लाइसिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का जब लाया गया तो उन सब चीज़ों में सुधार किया गया, क्योंकि जो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे थे मक्का उनको पेलाग्रा डिजीज हो जा रहा था। तो उससे बचने के लिए क्या किया, कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया और क्या बनाया, क्वालिटी प्रोटीन मक्का बनाया, यानी कि वो गुणवत्ता युक्त मक्का बनाया ताकि किसी को ये डिजीज से ग्रसित ना होना पड़े। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या सुधार किया गया। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं इसको। तो हम लोग देखें कि क्या ये जो है क्या क्या चीज़ें क्वालिटी प्रोटीन माइज में सुधार किया है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का में जो है अब लाइसिन की कमी थी, तो अब क्या किया गया है, यहाँ लाइसिन को बढ़ा दिया गया। लाइसिन को कितना कर दिया गया, 3.5%। लाइसिन नहीं था इसमें, डिफिशियंट था, या था भी तो अच्छा पता नहीं था कि कितना प्रतिशत है, बहुत ही नग्न मात्रा में था। तो लाइसिन 3.5% कर दिया गया। उसके बाद है आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन भी नहीं था, आपका कितना कर दिया गया, बढ़ा करके 5% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 5%। अब पहले प्रोटीन कंटेंट कितना था आप लोग बताइए। तो पहले प्रोटीन कंटेंट जो था वो कितना था, 10% था, लेकिन अब की बार जो बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 11% कर दिया गया। उसके बाद आप लोग हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी है क्वालिटी प्रोटीन मक्का की। तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी है, तो प्रोटीना एक वैरायटी है प्रोटीना, जिसमें क्या होता है कि ये लाइसिन की मात्रा जो 4% तक पाई जाती है। लाइसिन की मात्रा इसमें कितनी पाई जाती है, 4% तक पाई जाती है। उसके बाद है आपका ये प्रोटीना हो गया। उसके बाद है शक्तिमान, उसके बाद है एक क्वालिटी प्रोटीन मक्का 1 से लेकर के 9 तक, QPM 1 से लेकर के कितना 9 तक। और उसके बाद शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 है, शक्तिमान 3 है। तो यानी कि शक्तिमान रहता है। आपसे ये हो सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि बहुत सारा वैरायटी आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा मक्का की वैरायटी है। तो आप लोग याद रखेंगे सुआन, देवकी, रंजीत, रतन, हेमंत, ये देवकी, सुआन, ये सब किसकी वैरायटी है, तो मक्का की वैरायटी, ये आप याद रखें। उसके बाद यहाँ से भी आपसे ये सारी वैरायटी किसकी है, तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का की। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, सारा मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कंसिडर किया। तो यहाँ से व्हाइट वर्ड माइज, व्हाइट वर्ड जो होता है माइज में किसकी कमी के कारण होता है, तो व्हाइट वर्ड किसकी कमी के कारण होता है, जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसीलिए हम लोग क्या होता है जब पत्तियों पर जैसे कि वो जिंक की डिफिशियंसी होती है तो हो जाती है कैसा, मानो कि आपकी पत्तियां हैं तो इसकी क्या होगी, व्हाइट धारियां बन जाएगी, व्हाइट क्या होगी, धारियां बन जाएगी। तो जब हमको दिखने लगेगी कि व्हाइट धारियां बन गई है तो हम लोग क्या करते हैं कि 0.5% के हिसाब से क्या करते हैं कि ये जिंक सल्फेट का हम लोग स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, यहाँ से इसको आप जरूर याद रखें कि व्हाइट बर्ड माइज में किसके कारण होता है, तो जिंक की कमी से, जिंक की कमी से। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये समझ एक न्यूट्रिशनल डिजीज है जिसमें जिंक की कमी से व्हाइट बर्ड ऑफ माइज, माइज में सफेद कली का रोग किसके कारण होती है, तो
जिंक की कमी के कारण होते हैं। उसके बाद एक चीज हमारा और बच रहा है कि ये जो क्वालिटी प्रोटीन मक्का है उसमें क्या ऐसा चेंजेस कर दिया गया जो कि आपका ये ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ये प्रोटीन की मात्रा बढ़ गया। तो ये भी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो है OPEC2 जीन, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, ये बीट में पढ़े थे, राइस में पढ़े थे कि राइस में जो बना जीन को लाया गया तो कहाँ से लाया गया, तो उसमें कौन सा जीन डाला गया राइस को बोना बनाने के लिए, डीजीवोजेन। उसके बाद है जो व्हीट में नोरिंटेन। उसी प्रकार इसमें जो है क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इसमें इन सब चीज़ों की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा जीन का उपयोग किया गया, तो OPEC2 जीन। ये तो आप याद ही रखिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये सारा जो है कि मैंने जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे, जो भी हमको लगा हम उन सबको कंसीडर किए हैं। और आप सबको याद रखें कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रैनफॉल भी पूछ लिया जाएगा, pH भी पूछ लिया जाएगा। ये सारे जितना भी हमने लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको आप याद ही रखें। उसके बाद जो भी मैं यदि कुछ मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा, मैं कुछ भूल गया हूँ